नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। ठोस चीजों की दुनिया। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी ठोस है उसके अंदर एक कमाल की छुपी हुई व्यवस्था है। आज हम उसी के राज खोलने वाले हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो शायद सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। हीरा जो स्टील तक को काट सकता है, और ग्राफाइट जो इतना मुलायम है कि हम उससे लिखते हैं। दोनों एक ही चीज से बने हैं, शुद्ध कार्बन। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही चीज से बनी दो चीजों में इतना फर्क? इसका जवाब हमें इनकी अदृश्य दुनिया में, इनके अंदर झांकने पर मिलेगा। और बस यही एक आइडिया इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। ये जो आइडिया है कि संरचना ही गुणों को तय करती है। मतलब कोई चीज कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर के परमाणु या अणु कैसे जमे हुए हैं। तो चलिए सतह से शुरू करके एटम के लेवल तक का ये सफर तय करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ठोस चीजों को उनके अंदर की बनावट के हिसाब से दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक तरफ है पूरी तरह से व्यवस्थित दुनिया, और दूसरी तरफ है थोड़ी कह सकते हैं अस्त व्यस्त दुनिया। तो ये दो ग्रुप्स हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसे ऐसे समझिए, क्रिस्टलीय सॉलिड बिल्कुल एक सलीके से बनाई गई ईंट की दीवार जैसे होते हैं। हर ईंट अपनी सही जगह पर एक के बाद एक परफेक्ट पैटर्न में लगी है। वहीं दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय सॉलिड ये पत्थरों के ढेर जैसे हैं। कोई पैटर्न नहीं, कोई फिक्स जगह नहीं, बस सब जैसे तैसे एक साथ पड़े हैं। अब मजे की बात यह है कि अंदर की ये अलग अलग बनावट बाहर इनके दोनों में भी साफ साफ दिखती है। जैसे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर पिघलते हैं, और अगर उन्हें काटा जाए तो बिल्कुल सपाट कटते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच, वो धीरे धीरे नरम होते हैं और टूटने पर टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में बिखर जाते हैं। और एक और बड़ा फर्क है, क्रिस्टलीय ठोस में गुण दिशा के हिसाब से बदल सकते हैं, पर अक्रिस्टलीय में हर दिशा में एक जैसे ही रहते हैं। अच्छा, तो अब जरा क्रिस्टलीय ठोसों की इस व्यवस्थित दुनिया में और अंदर चलते हैं, क्योंकि ये भी सब एक जैसे नहीं होते। तो इन क्रिस्टलीय ठोसों को भी आगे बांटा गया है, और इसका आधार है वो गोंद या वो बॉन्ड जो इनके कणों को आपस में जोड़कर रखता है। ये मॉलिक्यूलर ग्लू ही तय करता है कि सॉलिड कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन परिवारों से मिलते हैं और देखते हैं कि इनके अलग अलग बॉन्ड कैसे हमारे आसपास की दुनिया बनाते हैं। तो पहला परिवार है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या आणविक ठोस। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर ताकतों से। मतलब ये बस एक दूसरे को हल्के से पकड़कर रखते हैं, ज्यादा मजबूती नहीं होती। अब क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होते हैं तो जाहिर है ये ठोस भी नरम होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, और ये बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी की बर्फ। अब आते हैं दूसरे परिवार पर, आयोनिक ठोस। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं जो एक दूसरे को बहुत मजबूती से खींचते हैं। इसे ही आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये काफी स्ट्रांग होता है। और क्योंकि बॉन्ड मजबूत है तो ये ठोस भी हार्ड होते हैं, पर ब्रिटल होते हैं। मतलब चोट लगने पर टूट जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। खाने वाला नमक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इनमें एक खास बात है, ठोस होने पर ये बिजली कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इन्हें पिघलाया जाए या पानी में घोला जाए, ये बेहतरीन कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि तब इनके आयन घूमने के लिए आजाद हो जाते हैं। चलिए अब तीसरे परिवार से मिलते हैं, धात्विक ठोस यानी मेटल्स। इनकी बनावट तो और भी अनोखी है। सोचिए कि पॉजिटिव मेटल आयन अपनी अपनी जगह पर हैं, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र बह रहा है जिसमें वो आज़ादी से घूम रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ना, इसी की वजह से मेटल्स में वो सारे गुण आते हैं जिन्हें हम जानते हैं। बिजली और गर्मी के बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, चमकदार होते हैं, और उन्हें पीटकर चादर या खींचकर तार भी बना सकते हैं। लोहा, तांबा, चांदी सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। और आखिर में आता है चौथा और सबसे मजबूत परिवार, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। यहां पर एटम्स आपस में बहुत ही मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये एक दो बॉन्ड नहीं, बल्कि एक पूरा जाल, एक विशाल 3D नेटवर्क बनाते हैं। और बस यहीं आकर हमारी शुरुआती पहेली सुलझ जाती है। याद है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों इसी परिवार के सदस्य हैं, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, और दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हैं। तो फर्क कहां है? फर्क है इनके नेटवर्क में।
हीरे में हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़कर एक मजबूत 3D जाल बनाता है। इसी जाल की वजह से वो इतना कठोर है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन एटम परतों में यानी लेयर्स में जमे होते हैं। ये लेयर्स एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट इतना नर्म होता है और इन्हीं लेयर्स के बीच घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बिजली भी कंडक्ट करता है। तो एक नज़र में देखें तो ये हैं वो 4 परिवार। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे सिर्फ बॉन्डिंग का प्रकार ही एक ठोस के सारे गुण तय कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने बड़े बड़े मुनज़्ज़म क्रिस्टल आखिर बनते कैसे हैं? असल में इनकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से बार बार दोहराए जाने वाले ब्लूप्रिंट से। ये जो पूरा क्रिस्टल का जाल है ना, ये बस एक छोटी सी बेसिक यूनिट को बार बार दोहराने से बनता है। इसी सबसे छोटी यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। ये बिल्कुल लेगो के ब्लॉक जैसा है। एक ही ब्लॉक को जोड़ते जाओ और एक बड़ी सी रचना तैयार हो जाती है। अब ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन एटॉमिक ब्लूप्रिंट्स को समझना ही आने वाले कल के मटेरियल्स बनाने की चाबी है। और इसका असर बहुत बड़ा है। जैसा कि कहा गया है कि अगर हम संरचना और गुणों के इस रिश्ते को समझ जाएं, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए नए सॉलिड मटेरियल्स बना सकते हैं। सोच कर देखिए, कार्बन नैनोट्यूब्स जो स्टील से भी मजबूत लेकिन एल्यूमिनियम से भी हल्के हैं, या फिर हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स जो एनर्जी ट्रांसमिशन में क्रांति ला सकते हैं, या ऐसे सॉलिड्स जो हमारे शरीर के साथ आसानी से घुल मिल जाएं। ये सारा ज्ञान हमें ऐसे मटेरियल्स बनाने की ताकत देता है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ एटम्स की जमावट को बदलने से एक नर्म ग्रेफाइट दुनिया का सबसे कठोर हीरा बन सकता है, तो जरा सोचिए कि और क्या-क्या बनाना संभव है और कौन-कौन से असंभव लगने वाले मटेरियल्स बस डिजाइन होने का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य वाकई में बहुत कुछ लेकर आने वाला है।